नमस्कार। तो आइए आज समझते हैं कि भारत का संविधान क्या है। इस पूरी सीरीज में संविधान के अलग अलग भागों को सरलता से मैं चाहती हूं कि आम इंसान तक संविधान की बात पहुंचे। लेकिन पहला सवाल खड़ा होता है कि संविधान क्या है। देखिए, 1215 में इंग्लैंड में एक राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन। राजा काफी शक्तिशाली थे, लेकिन आम जनता के बीच में काफी आक्रोश बढ़ रहा था। आक्रोश इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि राजा अपनी मनमानी करते ही चले जा रहे थे। टैक्सेस को उन्होंने बिना किसी सोच समझ के बढ़ाते ही चले गए। तो लोगों ने कहा कि ऐसा कोई कानून होना चाहिए जिस पे राजा की बात भी ना चले, मतलब कोई ऐसा कानून जो राजा के भी ऊपर हो। राजा इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन एक जन आंदोलन खड़ा हुआ और वो जन आंदोलन इतना मजबूत हो गया कि राजा को मजबूरन एक संधि करनी पड़ी। 1215 की ये संधि विश्व भर में जानी जाती है पहले संविधान के रूप में, जिसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। दुनिया भर के अलग अलग देशों ने जब अपना संविधान बनाया तो हमेशा इस मैग्ना कार्टा को ध्यान रखा। मैग्ना कार्टा ने कुछ ऐसे मानव अधिकारों को पहली बार लिख दिया जिसमें यह कहा गया कि कानून जो है वो सबसे सर्वोपरि है। कानून मतलब एक ऐसा कानून जो हर व्यक्ति पर बराबरी से लागू हो। राजा ने इस कानून में यह बात भी लिखी कि राजा के ना रहने के बाद जब सक्सेसिव किंग्स आएंगे, उनके बाद जो भी राजा बनेगा वो भी इस कानून से बंधा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को इंग्लैंड में डाइसी ने 1885 में लिखा, जहां उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ मतलब तीन चीजें, कि एक ऐसा कानून हो जिसके ऊपर राजा भी ना हो, एक ऐसा कानून हो जो सबके लिए बराबर हो, और एक ऐसा कानून हो जो इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब आजादी को अपने बेसिक कोर मानता हो। इसी पर इंग्लैंड का कॉमन लॉ डेवलप हुआ। तो जब भारत में हमारी आजादी के समय यह बात हुई कि भारत के लिए क्या कानून होना चाहिए और भारत का संविधान क्या होना चाहिए, तो इन सारी बातों को ध्यान रखा गया। तो भारत के संविधान को बनाते समय क्या सोच थी? देखिए, जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में राज्य या स्टेट को कैसे डिफाइन किया जाता है। स्टेट मतलब होता है एक ऐसी पॉलिटिकल इकाई जिसका एक क्षेत्रफल हो, एक टेरिटरी हो, और जहां पे लोग इस प्रकार से संगठित हो कि वो किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल अग्रेशन मतलब बाहर से आ रहे किसी भी प्रकार के दबाव को रोक सकें और अपनी आंतरिक व्यवस्था को मेंटेन कर सकें। लेकिन भारत जो है उसने डिसाइड किया, क्योंकि यहां पे अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह की संस्कृतियां थीं, तो भारत के संविधान बनाने वालों ने यह डिसाइड किया कि भारत में जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म संस्कृति चीजों को, अलग अलग उनकी विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार माना जाएगा। संविधान में केवल उन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, निराशा हो सकती है, जो ये मानते हैं कि इंसान वाकई में बराबर नहीं होते। लेकिन भारत के संविधान ने एक प्रकार से मैग्ना कार्टा पे बिल्ड करते हुए एक रेवोल्यूशनरी काम किया। उसने कहा कि भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोगों को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। अब भारत के संविधान बनाते समय हमने बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से नहीं बनाया। अगले वीडियो में मैं आपको भारत के संविधान बनाने के इतिहास के बारे में कुछ कहानियां सुनाऊंगी, लेकिन दो चीजों पर इस वीडियो में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। देखिए, इंग्लैंड में आपको हो सकता है जानकर आश्चर्य हो, उनका कोई लिखित संविधान नहीं है। इसका मतलब कि जो वहां का पार्लियामेंट या संसद कह देती है वही कानून है। समय जैसे जैसे गुजरता गया, वहां की न्यायपालिका ने भी कुछ ऐसे कानून बना दिए जो अब एक प्रकार से संविधान का स्तर रखते हैं, लेकिन एक लिखित कानून जहां पे देश की क्या मौलिक अंग होंगे, सरकार किस प्रकार से चलेगी, क्या क्या जो तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सबके पावर्स क्या होंगी, किसी एक लिखित संक्षिप्त डॉक्यूमेंट में नहीं है। लेकिन अमेरिका में, कनाडा में
ऑस्ट्रेलिया में, इन सब जगह एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भारत में भी हमने ये तय किया कि भारत में एक लिखित संविधान होगा। और आप ये जानते होंगे कि भारत का संविधान जो है वो दुनिया के सारे प्रजातांत्रिक देशों में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इनिशियली भारत के संविधान में केवल 395 आर्टिकल्स थे, जिन्हें 8 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन अब 440 से भी अधिक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अनुच्छेद हैं। इनको अलग अलग शेड्यूल्स और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसे भी आने वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया। और दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 प्रकार से दुनिया भर में संविधान है। एक वो जिन्हें हम कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संघीय कॉन्स्टिट्यूशन, और एक वो जो होते हैं यूनिटरी, या जिन्हें हम कहें एकाकी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो जिसमें सारे पावर्स जो हैं वो एक केंद्रीय सरकार को दे दिए जाते हैं। और संघीय या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो जहां पे अलग अलग संघ या राज्य मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। तो केंद्रीय सरकार के पास कुछ पावर्स होते हैं और राज्य सरकार के पास कुछ पावर्स होते हैं। अमेरिका में अलग अलग राज्यों के पास यह भी पावर है कि उनका स्वयं का संविधान हो। अमेरिका में हर व्यक्ति जिस राज्य में रहता है, जिस स्टेट में रहता है, उसका भी सिटीजन होता है और अमेरिका भी सिटीजन होता है। लेकिन भारत में संविधान बनाने वालों ने कहा कि नहीं, भारत एक नया मॉडल लेकर आएगा। तो हमारा संविधान जो है वो ना तो सिर्फ पूरा फेडरल है और ना पूरा यूनिटरी है। हम अपने आप को कहते हैं क्वाज़ाई फेडरल, मतलब एक ऐसा संविधान, एक ऐसा राष्ट्र जहां पे केंद्र सरकार के भी पावर्स होंगे और राज्य सरकार के भी पावर्स होंगे। केंद्र सरकार के क्या क्या पावर्स होंगे, किन किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इसे यूनियन लिस्ट में लिख दिया गया। और राज्य सरकार किन किन पर कानून बना सकती है, इसे स्टेट लिस्ट में लिख दिया गया। कुछ ऐसे भी विषय होंगे जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, इसे लिख दिया गया एक तीसरी लिस्ट में, जिसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। अभी पूरे देश में जो किसान बिल पर पूरी लड़ाई चल रही है कि किसान का मामला, किसान और व्यापार जब राज्य लिस्ट पर है तो केंद्र सरकार ने इस पर कानून कैसे लेकर आ गए, ये ऑफ कोर्स अपने आप में एक सवाल है जिस पर होपफुली सुप्रीम कोर्ट जो है वो आने वाले समय पे इस बात की सुनवाई करेगी। तो भारत ने यह कहा कि हमारे यहां पूरे राष्ट्र में एक ही नागरिकता होगी, मतलब अलग अलग राज्य की नागरिकता नहीं होगी। और भारत में राज्य जो हैं वो केंद्र सरकार के एजेंट भी नहीं है। मतलब जो स्टेट लिस्ट के मामले हैं वहां तो राज्य सरकार को पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन अमेरिका के जैसे यदि कोई राज्य सोचे कि हम पूरे राष्ट्र से अलग हो जाएं तो वो अधिकार भारत में राज्यों के पास नहीं है। ये पूरी बात आपको समझ में आएगी जैसे जैसे हम संविधान पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि जब लोग सोचते हैं कि संविधान क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो संविधान और संविधानवाद में एक अंतर है। देखिए, सऊदी अरेबिया में 1992 में उन्होंने एक कानून उन्होंने कहा कि कुरान जो है वो हमारा संविधान है। लेकिन आप जानते होंगे कि सऊदी अरेबिया जो है वो ना सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट है, वो एक डिक्टेटरशिप भी है। तो वहां संविधान तो है, लेकिन क्या वहां संविधानवाद भी है? ये सवाल और भी बहुत सारे राज्यों के लिए खड़ा किया जा सकता है। तो यदि कोई ऐसा डिक्टेटर होता है, कोई तानाशाह होता है जो कहता है कि ठीक है, ये रहा देश का संविधान और इस संविधान के अनुसार सारी शक्तियां, सारे पावर्स मेरे ही पास हैं, तो वहां संविधान तो है दोस्तों, लेकिन संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद का मतलब होता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस होना। मतलब जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इन आपस में ये एक दूसरे की शक्तियों को जो है वो संतुलन कर सके, चेक कर सके, उन्हें बैलेंस कर सके। मतलब अनियंत्रित शक्तियां जो हैं वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होना चाहिए। कोई भी आर्बिट्ररी पावर नहीं होना चाहिए। उन्हीं देश में संविधानवाद होता है। और जल्दी से जहां टर्मिनोलॉजी की बात है, एक बात और समझ लें, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ संविधान नहीं आता, उसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो मुझे लगता है कि भारत के हर बच्चे को पता होना चाहिए, वो है केशव नंदा भारती। क्योंकि केशव नंदा भारती में कहा गया कि संविधान जो है वो कठोर तो है, लेकिन वो लचीला भी है,
वो गतिशील भी है, वो जैविक भी है। इसका मतलब कि बदलते समय के साथ संविधान को बदलना जरूरी है। संविधान को बदला कैसे जा सकता है, इसकी प्रक्रिया भी संविधान में लिख दी गई है। तो ये नहीं कि सरकार कोई भी कानून बनाए और जैसे चाहे वैसे संविधान को तोड़ मरोड़ दे। तो केशवनंदा भारती में यह कहा गया कि संविधान की रीढ़ की हड्डी है, एक बेसिक फीचर है जिसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। और उसमें से एक चीज है जुडिशियल रिव्यू। मतलब यदि कल कोई संसद में मेजॉरिटी वाली सरकार आती है तो वो ये नहीं कह सकती कि हमारी किसी बात को न्यायपालिका गलत ठहरा ही नहीं सकती या इस बात के लिए लोग कोर्ट जा ही नहीं सकते। वो होगा जुडिशियल रिव्यू को हटाना, मतलब संविधान के साथ छेड़छाड़ करना। तो जब हम संवैधानिक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करते हैं तो ना सिर्फ संविधान आता है, लेकिन इस प्रकार के जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स या जजमेंट भी उसमें सम्मिलित हैं। और चलते चलते बहुत जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कन्वेंशंस भी आते हैं। कन्वेंशंस का कोई हिंदी शब्द नहीं है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। कन्वेंशंस मतलब, देखिए, हर चीज संविधान में लिखी नहीं जा सकती। विधायिका कैसे काम करेगी, कार्यपालिका कैसे काम करेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, इनकी संगठन या संरचनाएं कैसे होंगी, ये तो संविधान में लिख दिया गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको सबको संविधान में नहीं लिखा जा सकता। तो प्रैक्टिस क्या चली आ रही है, कस्टम क्या चला आ रहा है, कन्वेंशंस क्या है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे ऐसा होता है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस कौन से बेंच के द्वारा सुना जाएगा। इस पे संविधान में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये एक कन्वेंशन चला आ रहा है। तो कन्वेंशंस को भी संविधान के लॉ का एक हिस्सा माना जाता है। कन्वेंशन लॉ मतलब ये मान लीजिए कि कानून की जो हड्डियां हैं उस पर जो मास का काम है वो कन्वेंशंस करती है। और ये कन्वेंशंस कहीं लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में, जैसे कि राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी, बहुत सारे जजमेंट्स में कहा कि इन कन्वेंशंस को मानना बहुत जरूरी है। इसका एक और छोटा सा उदाहरण देती हूं। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक केस हुआ जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि हमारे पास कानून बनाने के लिए तो हमें समय लगेगा, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन एक काम करते हैं, हम ऑर्डिनेंस पास करते चले जाते हैं। तो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस पास होता गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कन्वेंशंस के भी खिलाफ है। तो आप ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब कि जहां पे सरकार ही कानून ले आए बजाय विधायिका के पास जाए हुए, तो ये होगा कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका का काम करने लगेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पावर्स का अब्यूज है। तो इस संक्षिप्त से वीडियो में मेरी कोशिश रही है समझाने की कि संविधान और संविधानवाद में अंतर है। संविधानवाद ज्यादा बड़ा है और देश के लोगों को संविधानवाद के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब संविधान बनाया गया तो हमारे संविधान बनाने वालों के सामने क्या क्या प्रश्न थे, क्यों उन्होंने जिस प्रकार का भारत का संविधान लिखा उसे लिखा, और इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जाते जाते जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो लोगों का गुट जिन्होंने संविधान को लिखा, उनके सामने क्या विजन हो भारत के संविधान को लेकर, 3 साल लगे संविधान को लिखने में, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक ऐसा संविधान लिखना चाहिए जिससे भारत के भूखे, भारत के नंगे, भारत के हर व्यक्ति जो कितना ही पिछड़ा क्यों ना हो, उसको भारत में योग्य बनने का, अपनी कैपेसिटीज को डेवलप करने का बराबर का अवसर मिले। जवाहरलाल नेहरू आगे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस करते हुए कि आज जब हम देश में कहीं पे भी देखते हैं तो काफी अनरेस्ट है, काफी डिस्पेयर है, लोग काफी दुखी हैं। तो यदि हम एक ऐसा संविधान नहीं ला पाते जिससे हम लोगों के दुखों को दूर कर सकें, तो उस संविधान का कोई मतलब नहीं होगा। आजादी के इतने सालों बाद क्या जवाहरलाल नेहरू का यह सपना पूरा हुआ? नहीं हुआ। क्या कमियां रहीं, क्या अच्छाइयां रहीं? इस पूरी सीरीज के दौरान इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। संविधान केवल वकीलों के लिए नहीं, देश के हर नागरिक के लिए है, क्योंकि संविधान की शुरुआत ही होती है वी द पीपल, हम लोगों के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताएं, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और संविधान के बारे में आपके जहन में क्या क्या सवाल हैं उन्हें सरलता से समझाने की कोशिश करूंगी। आपके सवालों को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। जय हिंद, जय भारत।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।